देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, कह रहा है कि एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर वन वन फंक्शन और अनटू भी वन वन अनटू फंक्शन, देन एफ एंड जी का कंपोजिशन का इनवर्स यहाँ जी इनवर्स और एफ इनवर्स के कंपोजिशन के इक्वल होगा, यानी कि जी ऑफ एफ का इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। अच्छा, हमारे पास कह रहा है कि एफ ए टू बी एंड फंक्शन जी बी टू सी आर वन वन अनटू फंक्शन, ये वन वन अनटू फंक्शन है। तो जब ये वन वन अनटू फंक्शन है, इसका मतलब दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर एफ इनवर्स बी टू ए एंड जी इनवर्स सी टू बी एग्जिस्ट, क्योंकि वन वन अनटू है तो इन्वर्टिबल होंगे ना जी, एफ एंड जी आर इन्वर्टिबल। तो ये इन्वर्टिबल होंगे तो इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, हमारे पास ये दिया हुआ है कि एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर वन वन अनटू फंक्शन। तो हम जानते हैं कि दो फंक्शन अगर वन वन अनटू हो तो उनका कंपोजिशन भी वन वन अनटू होगा। तो देयरफॉर हम ये भी लिख सकते हैं कि फंक्शन एफ और जी का कंपोजिशन यानी कि जी ऑफ एफ जो होगा वह ए टू सी में वन वन अनटू होगा। ये भी हम लोग पढ़े हैं, वन वन अनटू। क्लियर है? तो हमने दिखा दिया कि ये इन्वर्टिबल होंगे और इन्वर्टिबल होंगे तो इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और चूंकि ये वन वन अनटू फंक्शन है तो इनका कंपोजिशन एफ और जी का वो भी वन वन अनटू होगा ए टू सी में। आपको पता है इसका डोमेन लेना होता है और इसका को डोमेन लेना होता है। ठीक है, चलिए नाउ हमें इस फंक्शन किसका जी, एफ और जी के कंपोजिशन का इनवर्स को दिखाना है ना जी, कि वो इक्वल होगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के। चलिए, तो मैं यहाँ पर जी ऑफ एफ की बात करूंगा, इसके इनवर्स फंक्शन की। तो अच्छा, यहाँ से अगर इससे कंक्लूजन निकले तो यहाँ आपको पता है कि ये जी ऑफ एफ का जो इनवर्स फंक्शन होगा वह सी टू बी में डिफाइन होगा ना जी, है ना जी, ये आपको पता है। तो मैं यहाँ पर इस c का एक एलिमेंट z ले लेता हूँ और इस फंक्शन में रखता हूँ। तो सपोज उसका वैल्यू x आ जा रहा है। अगर g ऑफ एफ ए टू सी में वन वन अनटू होगा तो g ऑफ एफ का इनवर्स सी टू ए में डिफाइन होगा ना जी। तो सी टू ए में डिफाइन होगा तो मैंने यहाँ पर इस g ऑफ एफ इनवर्स का एक डोमेन का एलिमेंट z ले लिया, यानी c का एलिमेंट होगा, और एक इसका इससे वैल्यू जो आएगा वो x आ रहा है सपोज, वो किसका एलिमेंट होगा, a का एलिमेंट होगा, a का एलिमेंट होगा ना जी। तो इसका मतलब चूंकि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि g ऑफ f, ये इधर आ जाएगा, g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू में z, और फॉर ऑल यहाँ जो z था वो बिलोंग करेगा सेट c से एंड जो x है वो बिलोंग करेगा सेट a से। इतना तो पता है आपको। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई, यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू में z। ठीक है, अच्छा एफ एक्स किसके इक्वल है, तो ये एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, y के लिए सपोज कर लेते हैं, y यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर y किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो इससे हम लोग देखें तो हम लिख सकते हैं कि नहीं कि y इक्वल टू में यहाँ पर g इनवर्स ऑफ z, क्योंकि आपका g जो था वह c से b में इन्वर्टिबल था, याद है। तो एक्चुअल में ये y किसका भी एलिमेंट होगा, तो ये y एलिमेंट होगा सेट b का। ये किससे बिलोंग करेगा, सेट b से। या f(x) किससे बिलोंग करेगा, सेट b से। तो y यहाँ b से बिलोंग करेगा और ये g इनवर्स ऑफ z आ गया, और z किसका एलिमेंट था, तो c का एलिमेंट था। आपको वहाँ पे था ना जी कि g इनवर्स c टू b डिफाइन होगा, तो इसके डोमेन का एलिमेंट और b जो आया इसके को डोमेन यानी कि रेंज का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा y को हमने fx लिया था तो इसकी जगह पे fx नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में y fx के इक्वल है, तो fx जो होगा एलिमेंट किसका है, तो जो y इक्वल टू fx देख रहे हैं ये b का एलिमेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा
एफ इनवर्स फंक्शन की, तो कैसे डिफाइन था, बी टू ए में। तो एक्चुअल में ये जो y है एफ एक्स है, एक b का एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट है, तो फंक्शन एफ इनवर्स में इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो एफ इनवर्स ऑफ y हो जाएगा ये। अच्छा, इधर भी आप एफ इनवर्स में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास ऊपर जो था एफ इनवर्स y जो था वो x के इक्वल था, x के इक्वल था। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, ये आपको मैंने यहाँ लिख दिया जबकि इस साइड लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे x लिख सकते कि नहीं, है ना, x इक्वल हो जाएगा, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऐसे देख सकते हैं, और यहाँ पर z देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने x के इक्वल में दिखाया f इनवर्स ऑफ g इनवर्स z, और ऊपर देखिए x इक्वल था इसके, है ना। तो दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है कि देयरफॉर g ऑफ f का इनवर्स z रखने पे वो इक्वल हो जा रहा है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ z। ठीक है, और ये z किससे बिलोंग करेगा, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, और c क्या होगा, इसका भी डोमेन होगा और इसका भी डोमेन होगा, दोनों का डोमेन होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इनके वैल्यूज इक्वल हो रहे हैं उन डोमेन पे, तो डोमेन पे जब ये वैल्यू इक्वल हो रहे हैं देयरफॉर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि g ऑफ f का जो इनवर्स होगा इक्वल हो जाएगा f इनवर्स ऑफ g इनवर्स के। समझ गए।